हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। लक सीरीज का डे 6 होगा और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे रामबाण प्रश्न। देखिए, कल की आपने क्लास देखी होगी, वहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं आयोग के द्वारा या पूछे जा सकते हैं। तो आपको दोनों ही चीजें मिल रही हैं। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी आपको यहाँ मिल रही है और कॉम्पिटिटिव नॉलेज भी मिल रही है। मतलब आपका डेली एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन भी हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है आपका डेली कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर जरूर दें। ठीक है, जो भी हम बातें करते हैं आपसे वीडियो के शुरू में ही कर लेते हैं, बाद में जब वीडियो शुरू होती है बीच में आपसे कोई बातें नहीं होती है। बस फोकस एक ही होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको मिल जाए। तो आप इनको डेली डोज समझिए रामबाण क्वेश्चन को, और आप इनको डेली करते रहिए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा टाइम है तो आप इनका रिवीजन भी जरूर करें, बिकॉज रिवीजन की जरूरत होती है। तो आप जैसे इसके 1 वीक हो जाए तो आप 1 वीक बाद इसका फास्ट डबल स्पीड आप लगा लीजिए अपने यूट्यूब में। डबल स्पीड से आप इनको जल्दी से करते जाइए कि कौन कौन से आंसर होंगे फटाफट। ठीक है, और अगर आपको इसको इसके नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। देखिए, आपने संगठन पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, तो उसमें यहाँ पूछ रहा है आपसे कि सबसे पुराना कौन सा है। रेखीय संगठन है, या आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, या लाइन एंड स्टाफ दोनों है, या कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय संगठन। और एक बात आपसे और बताएं कि देखिए यहाँ पर क्या है कि ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो लाइन संगठन आपका, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से आप इसको आ, याद कर लें। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हुई है। तो अगर बात करें हम, जैसे हमने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पर लिया था, प्राइवेट जो आपके सेक्टर था वहां पर इसको लिया था। और प्राइवेट सेक्टर में हमने जो बात करी थी वो करी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की थी, पार्टनरशिप की बात हुई थी। और उसके बाद हमने यहाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की बात हुई थी। और देन आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हुई थी। तो 1 2 3 4, और आपका 4 और एक 5 था। 5 कौन सा था? एक और बचा, वो थी आपकी गवर्नमेंट, और सॉरी प्राइवेट कंपनी थी यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर बात हुई थी। तो अगर यहाँ पर बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कम से कम कितने लोग होते हैं? एक। अधिक से अधिक कितने लोग होते हैं इसमें? वो भी एक, क्योंकि सोल मीन्स तो एक ही है। तो मिनिमम और यहाँ पर मैक्सिमम। अगर बात करें आपकी पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होते हैं? 2, तभी पार्टनरशिप बन सकती है। और मैक्सिमम अगर बात करें 50। वो अलग बात है कि जो अमेंडमेंट आया है, या आपको उसमें क्या, जैसे 2013 में कहा गया था कि ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो 100 भी कर सकती है। पार्टनरशिप में 100 पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये सेक्शन कौन सा था? 464। लेकिन जो अमेंडमेंट आया आपका 2014 में, और रूल 10 में ये कहा गया कि जो पार्टनर होंगे वो 50 ही होंगे। किसमें? पार्टनरशिप में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर भी मिनिमम 2 होते हैं, और मैक्सिमम की नो लिमिट, इसमें लिमिट नहीं होती है। लेकिन 3 पीढ़ी तक इसमें शामिल हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके 10 होते हैं, और आपके यहाँ पर नो लिमिट होती है आपकी, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पर आपकी कितनी होती है? कंपनी आपकी 2 होती हैं या 3 होती है। 1 पर्सन कंपनी भी, इसमें तो एक ही होगा, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। और यहाँ पर अगर बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो इसमें कम से कम आपके पर्सन होने चाहिए 2, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं आपके? 200। और अगर यहाँ बात करें हम आपके गवर्नमेंट कंपनी की, तो कम से कम 7 पर्सन होते हैं, और अधिक से अधिक आपकी नो लिमिट होती है। तो यहाँ पर हमारा सभी रिकॉल हो गया है। अच्छा, दूसरी बात, एक क्वेश्चन मुझे और याद आया यहाँ पर।
डायरेक्टर की बात और कर लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ, या मेंबर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर मुझे कंपनी के नाम देखकर याद आया। देखिए, डायरेक्टर में अगर यहाँ बात करेंगे कंपनी के, तो जो 1 पर्सन कंपनी है उसमें डायरेक्टर कम से कम आपका 1 होगा, और अधिक से अधिक आपके 15 हो सकते हैं। और आपकी पब्लिक कंपनी में 2 होंगे और मैक्सिमम 15 होंगे। और आपकी यहाँ पर इसमें 3 होंगे, किसमें, गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर्स। और मैक्सिमम कितने होंगे, 15। तो मैक्सिमम तो बराबर है लेकिन मिनिमम में चेंज है, ये भी आप याद रखें। खैर, हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पूछा था कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप उसको फॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, तो वो होने चाहिए आपके 10। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है, तो देखिए जो कर्ता होता है उसका दायित्व कैसा होता है, लिमिटेड टू हिज इंटरेस्ट इन द जॉइंट हिंदू फैमिली, उसका लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, या लिमिटेड होता है एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, फैमिली की एंटायर प्रॉपर्टी तक, या आपका लिमिटेड होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल मेंबर्स, सभी सभी सदस्यों की निजी संपत्ति तक नहीं। सही आंसर होगा आपका बी, अनलिमिटेड होता है। जो देखिए ये मेंबर जो होते हैं आपके, वो मेंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इसमें कर्ता, जो वरिष्ठ होता है, सीनियर होता है, सीनियर मोस्ट होता है फैमिली में सबसे बड़ा। और बाकी क्या होते हैं, अलग सहायक मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर इसकी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और बाकी सभी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसीजन ट्री इन बिजनेस यूनिट, तो निर्णय वृक्ष जो होता है वो इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है या रिड्यूस कर देता है वर्कलोड को एम्प्लॉय के, या आपके इनहेंस वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, या जो प्रबंध श्रमिकों की सहभागिता है उसको बढ़ा देता है, या उपयुक्त में से सभी, या नन ऑफ द अबव। अच्छा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ओ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कर देता है, इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है। अच्छा, ये दो टर्म्स होती हैं, एक इफेक्टिवनेस, एक एफिशिएंसी। देखिए, अगर आप फर्म चला रहे हैं और आपकी फर्म को एक ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है, एक ऑर्डर मिल गया कि आपको बॉक्स तैयार करने हैं 1 लाख, और वो भी 1 वीक में तैयार करने हैं, और आपने वो समय से तैयार भी कर दिए, 1 वीक में ही तैयार कर दिए। इट मीन्स इफेक्टिवनेस आपके बिजनेस में है, आपका बिजनेस इफेक्टिव है। और अगर आपने ये जो आपके बॉक्स थे ये तैयार भी किए, और साथ ही साथ आपने कम से कम कॉस्ट में भी कर दिए, आपने कम से कम कॉस्ट में भी कर दिए, तो इसका मतलब एफिशिएंसी भी आपके बिजनेस में है, आपका जो काम है वो आपका एफिशिएंट भी है। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना। एफिस इफेक्टिवनेस तो आपका समय से बिलोंग करता है, और आपका एफिशिएंसी आपकी कॉस्ट से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए था। डिसीजन जो ट्री था वो बिजनेस यूनिट में इम्प्रूव कर देता है हमारे संगठन की बिजनेस की इफेक्टिवनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द ऑथोरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रो वेरियस लेवल कॉल्ड, एक ऐसा संगठन जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वहां से ऑथोरिटी नीचे की तरफ फ्लो होती है, ठीक है, तो उसको पूछ रहे हैं, तो उसको वेरियस लेवल पर होती है तो उसको क्या बोलेंगे आप, ठीक है, उसको आप इंटर यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, या आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, या आपको प्रायोगिक परियोजना ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो सही ऑप्शन होगा आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा संगठन। तो इसमें टॉप से बॉटम की तरफ को ऑथोरिटी जाती है, ठीक है। ऑथोरिटी मतलब डिसीजन लेने की पावर, ऑथोरिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाटा सू शॉप इज जो बाटा सू की दुकान है
वह कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, या चेन स्टोर होगा, या नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन होगा आपका चेन स्टोर। ठीक है, ये चेन स्टोर होता है, बाटा सू सो। स्टैंडर्ड की अगर इसकी देखें कोई पूछा हुआ तो काफी बार है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर इसके स्टैंडर्ड की बात करें तो ये आपको 11th क्लास के बीएसटी की बुक में मिल जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, Which one of the following is not a principle of business organization? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। तो सही आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। लाभ का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी इज आ मदरलैंड ऑफ, जर्मनी मातृभाषा मातृभूमि है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, या रेशनलाइज विकेंद्रीकरण की, या रेशनलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक या मैनेजमेंट, रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट की, या आपका कॉम्बिनेशन संयोजनता। तो देखिए जर्मनी की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने सुना होगा फ्यूल के बारे में, और फ्यूल के बारे में सुना होगा, और आपने एक सुना होगा डब्ल्यू एस टेलर के बारे में मैनेजमेंट में। ठीक है, तो डब्ल्यू एस टेलर जो थे उन्होंने साइंटिफिक जो आपका मैनेजमेंट दिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वो कहाँ के निवासी थे? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, रैशनलाइजेशन, विवेकीकरण का जो जन्म हुआ वो आपका जर्मनी में हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिश कल्चर शुड बी क्लासिफाइड, तो जो फिश कल्चर है उसको वर्गीकृत करना चाहिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, या आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है फिश कल्चर की, शुड भी। तो यहाँ पर इसका मतलब है फिक्स कल्चरल का मतलब फिक्स का नई नई प्रजातियों का, उन नई नई प्रजातियों को बनाना, फिश की नई नई प्रजातियों को बनाना, उन्हें पालना। तो ये उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप बताइए इसको पालना कहाँ पर आएगा? एक्सट्रैक्टिव में कौन सी इंडस्ट्री आती है? इसमें वो इंडस्ट्री आती है जो प्राकृतिक साधनों से प्रोडक्ट पदार्थ को निकालती हैं। जैसे जैसे आप कोयले की खान से कोयला निकालते हैं, समुद्र से पेट्रोल निकालते हैं। ठीक है, तो वो तो हो जाता है आपका एक्सट्रैक्टिव। तो मछली तो ऐसा नहीं है, मछली तो आप बना रहे हैं, आप पाल रहे हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाता है कि आप यदि जन्म पालन कर रहे हैं किसी का, लालन पालन कर रहे हैं, जैसे आप मुर्गी फार्म मुर्गी पालते हैं, या आप पशु को पालते हैं और उसको बेचते हैं। ठीक है, इस तरह की इंडस्ट्री, और इसी में आ जाता है आपका फिश, क्योंकि फिश को भी आप पाल कर बेच रहे हैं। जेनेटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बना के बेचना है, कंस्ट्रक्शन में रोड वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? जेनेटिक इंडस्ट्री। टाइप ऑफ इंडस्ट्री मतलब फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, सॉरी ये आपका इंडस्ट्री से लिया गया है, फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपका सही है, और क्वेश्चन काफी बार पूछा गया भी है। आप इसे देख सकते हैं कि तो ये क्वेश्चन गूगल पर कितनी बार किस एग्जाम में पूछा गया है। अकाउंटेबिलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद, एक संगठन में उत्तरदायित्व विहित होते हैं लाइन अथॉरिटी में, स्टाफ अथॉरिटी में, इनफॉर्मल अथॉरिटी में, या इन सभी में। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, रेखा अधिकार में। तो जो आपका लाइन अथॉरिटी होता है उसमें अकाउंटेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद, वो संगठन में उत्तरदायित्व विहित होते हैं। ठीक है, इसमें ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। all for each and each for all statement is applicable to, तो यहाँ पर कंपनी फॉर बिजनेस में, व्यापार की कंपनी में यूज होता है, एकल स्वामित्व व्यापार में होता है, साझेदारी ब्याज होता है, या संयुक्त परिवार में होता है, मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ये,
या कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस में होता है। तो सभी एक के लिए और एक सभी के लिए, जिसमें सहयोग होता है, एक दूसरे के सहयोग के लिए बनाया जाता है, वो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जिसमें मिनिमम 10% से बनाई जाती है और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं इसमें, नो लिमिट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलर फेमस बुक एंटाइल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये टेलर की बुक थी, वॉज पब्लिश इन द ईयर, तो कौन सी ईयर में ये पब्लिश हुई थी? ऑप्शन आपका क्या होगा सही, 1911 में। इसको इसको आप क्वेश्चन को याद कर लें, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस इसको आप याद रखना, स्टार भी दे लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, और इसको शॉर्ट में कहते हैं MBO। किसके द्वारा विकसित किया गया था? क्या पीटर एफ ड्रकर, या ल्यूटर हैसले, या आपका मैक्स वेबलर, हेनरी फ्योल, या आपका फ्रैंक? तो ये किया गया था, आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पीटर एफ ड्रूकर द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। एक और है, एक है आपका जो है आपका जेड प्रिंसिपल। तो जेड सिद्धांत किसके द्वारा गया था? ओची के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओची का भी याद याद कर लें। और एक्स वाई किसके द्वारा है? ग्रेगर के द्वारा दिया गया है, तो आप इनको भी याद रखें। और मैनेजमेंट बाय MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये किसने दिया है? पीटर एफ ड्रूकर ने, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन among द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो कौन था? अभी इसकी बात हो रही थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कौन है ये आपका? डी। और आपको ये भी ई, और आपको ये भी पता होगा कि ये कहाँ आपका डिस्कस होता है, ये मैनेजमेंट में आता है। बेसिक क्वेश्चन से आपका, इसको आप याद रखें। ठीक है, बुक्स भी इसकी याद रखें। और द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और वो कब हुई थी? 1911 में लॉन्च हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और साथ में किसकी है ये? FW टेलर की, और ये FW टेलर जो थे ये कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपेंडेड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैक्स वेबर ने, हेनरी फ्योल ने, फ्रेडरिक टेलर ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, या लूथर हैसले ने? तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, मैक्स वेबर ने। वेबर जो थे, इन्होंने नौकरशाही का सिद्धांत दिया था, आप इसको याद रखें। ठीक है, मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है मतलब वैज्ञानिक प्रबंध, WS टेलर का, तो इसका एम उद्देश्य क्या नहीं है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, या क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, लागत में कमी, या इंसेंटिव्स वेजेस, या फैसिलेटिंग सोल्डरिंग, सुविधाजनक दायित्व है। तो देखिए सही ऑप्शन होगा आपका ई, इसका जो उद्देश्य है वो फैसिलेटिंग नहीं है, सोल्डरिंग को सुविधाजनक दायित्व के लिए ये नहीं है। ये प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होती है, क्वालिटी कंट्रोल भी होता है इससे, और कॉस्ट रिडक्शन भी होता है इससे, लागत में भी कमी आती है, और इंसेंटिव वेजेस भी यहाँ पर, प्रोत्साहन मजदूरी भी इसने उल्लेख इसमें किया हुआ है। लेकिन जो आपका फैसिलेटिंग सोल्डरिंग है ये नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय फ्योल, जो फ्योल ने दिया है, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी कॉर्प्स, ठीक है, इनेंसली टॉक्स अबाउट, तो जो एस्प्रिट डी कॉर्प्स है, आपका सिद्धांत एस्प्रिट डी कॉर्प्स, ये किसने दिया था? ये सिद्धांत फ्योल ने दिया था। फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए थे? 14 प्रिंसिपल दिए थे। तो ये क्या कहता है? ये यूं कहता है आपसे कि यूनिफॉर्मिटी, निरंतरता होनी चाहिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए, विभाग बना देने चाहिए अलग अलग, वर्क टीम में होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, या
शॉर्ट सर्कुलेटिंग ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप, या संबंधों में छोटे होने चाहिए, संबंध कम होने चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा आपका टीम वर्क। ये कहता है कि ये सोचकर में अपना अपना ना सोचकर टीम वर्क के लिए हमें काम करना चाहिए। जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको छोड़कर हमें जो ग्रुप का इंटरेस्ट है, जो ग्रुप का उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। टीम वर्क, हमारे टीम वर्क की भावना होनी चाहिए कि हमारी टीम को क्या मिलकर करना है, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें कलेक्टिवली प्रयास करना पड़ेगा। तो ये टीम वर्क को समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके लिए कहता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजरियल ग्रिड एज अ परफॉर्मेंस एवल्यूशन टूल वॉज डाइव्ड बाय। प्रबंधकीय जाल एक प्रदर्शन के मूल्यांकन का उपकरण है। क्या? प्रबंधकीय जाल। मैनेजरियल ग्रिड क्या है? ये परफॉर्मेंस वैल्यूएशन को करने वाला टूल है। और पूछ रहे हैं कि ये किसके द्वारा तैयार हुआ था, किसने इसको तैयार किया था? पीटर एफ ड्रूकर ने, या माउंटन और ब्लैक ने, या कुंटज और डोनल ने, या हेनरी मिंटजबर ने, या फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ ने। तो सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। जो माउंटन और ब्लैक थे, उन्होंने मैनेजरल ग्रिड दी। ठीक है, एक ब्लैक एंड व्हाइट आप याद कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रिड। तो माउंटन और ब्लैक सही ऑप्शन होगा। माउंटन एंड ब्लैक ने क्या दिया? मैनेजरल ग्रिड दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मैनेजमेंट टिपिकली टॉक्स अबाउट। प्रबंधन आमतौर पर किस बारे में बात करता है? एक निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्ति की जानी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। या इसके बारे में बात करता है, या किसी भी अपवाद की अनुमति दिए बिना प्रबंध को प्रत्येक दिन कार्य करना शामिल होना चाहिए। या असाधारण मामलों को प्रबंधन में शामिल नहीं करना जाना चाहिए, और विशेष मामलों को की भांति समाधान किया जाना चाहिए उनका। या एक शीर्ष, एक योजना, जब तक कि यह करना एक अपवाद न हो। या प्रबंध को दिनचर्या में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैनेजमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन रूटीन थिंग्स। जो डेली के काम है, डेली का रूटीन चल रहा है, उसमें मैनेजमेंट को शामिल नहीं होना है। उसको क्या करना है? डिसीजन मेकिंग करनी है और अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। ये काम मेन है मैनेजमेंट का। तो ऑप्शन आपका ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट है, एमबीओ की ही बात कर रहा है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हमारी टीम ने इसको अगेन यहाँ पर रिपीट किया है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका एग्जाम आप आंसर आप दीजिए। किसने इसको दिया था? टेलर ने, मार्शल ने, रिकार्डो ने, या आपका ड्रेकर ने, या सेमुल्सन ने? तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, ड्रूकर ने, पीटर एफ ड्रूकर ने इस इसको दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर्स नहीं है, यहाँ ऑर्डर है। पहले आप कंफ्यूजन आए, ये ऑर्डर है, ऑर्डर्स नहीं है। ऑर्डर होता है सीक्वेंस। ठीक है, ऑर्डर्स होता है सीक्वेंस, लेकिन ऑर्डर्स आदेश। तो यहाँ ऑर्डर्स की बात हो रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसेंशली स्पीक्स अबाउट। ये क्या है? एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है ऑर्डर, और फ्योल ने ही दिया था इसको। ठीक है, तो ये किस विषय में बातें करता है, ये आपको बताना। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन द इट प्लेस। ये कहता है कि हर चीज एक प्लेस पर होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए, और हर प्लेस अलग अलग प्लेस अलग अलग चीज के लिए फिक्स होना चाहिए, ये कहता है। या ऑर्डर शुड बी फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम, के ऑर्डर टॉप से बॉटम की तरफ चलने चाहिए। ऐसा कहाँ कहा जाता है? रेखीय संगठन में। या
वन सबॉर्डिनेट शुड बी रेस्पॉन्ड टू द ऑर्डर्स ऑफ द वन सुपीरियर। एक सबॉर्डिनेट एक सुपीरियर का ऑर्डर ही मानना है उसको, एक एक जूनियर को एक ही सुपीरियर को। जो सबॉर्डिनेट है, एक सबॉर्डिनेट अपने एक ही सुपीरियर का ऑर्डर मानेगा, या वन हेड वन प्लान, एक प्लान का एक ही हेड होना चाहिए, या शॉर्ट सर्कुलेटिंग ऑफ द हायरार्की टू बाईपास। देखिए सभी सही बातें हो रही हैं, लेकिन बात आती है ऑर्डर्स की, कि ऑर्डर्स क्या बताता है। तो ऑर्डर्स बताता है जो ऑप्शन ए में है, कि आ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक, हर वस्तु के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, और वो वस्तु उस प्रॉपर जगह में ही रखी जानी होनी चाहिए। ये नहीं आज कोई चीज कहाँ पर है, कल वो कहीं और होगी। हर चीज का एक अलग फिक्स स्थान होना चाहिए। ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैनी फ्यूल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव्स इनटू। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये क्या है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। हैनी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है, दो भागों में बांटा है, चार भागों में, छह भागों में, या आठ भागों में। तो उन्होंने बांटा है सिक्स ग्रुप, ठीक है, छह भागों में उन्होंने बांटा है हेनरी फ्योल ने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी होती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या है। तो ये तो आपको पता है क्या है आपकी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A wholesaler is a intermediary is a link between, क्या है ये लिंक बिटवीन, सही कर देते हैं इसको, लिंक बिटवीन, ठीक है। तो जो थोक व्यापारी होता है वो किसके मध्यस्थ के रूप में एक कड़ी है, किस किस के बीच में होता है, कौन, होलसेलर। अब होलसेलर कौन होगा, जो रिटेलर को माल बेचेगा, और जो निर्माता होगा मैन्युफैक्चरर से माल उठाएगा, वो होगा। तो देखिए मैन्युफैक्चरर होगा एक तरफ, तो इससे माल उठाएगा, ठीक है, और कंज्यूमर को नहीं बेचता, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, तो ऑप्शन गलत। मैन्युफैक्चरर से तो माल उठाता है यह, एंड स्टोकिस्ट को बेचता है, भंडारी को नहीं, ये भंडारी को भी नहीं बेचता, भंडार तो ये खुद ही कर लेता है। मैन्युफैक्चरर से तो ये खरीदता है, और रिटेलर को यह बेचता है। जो माल बनाने वाला होता है, निर्माता होता है, उससे तो ये खरीदेगा बड़ी बड़ी मात्रा में, और जो फुटकर व्यापारी हैं उनको ये रिटेलर को बेच देगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। रिटेलर कंज्यूमर ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, मैक ग्रेगर ने प्रतिपादित किया था। तो मैक ग्रेगर ने किसको किसको प्रतिपादित किया था, एक्स सिद्धांत को, वाई सिद्धांत को, या एक्स और वाई दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका सी, ये मैंने अभी बताया था ना। तो एक्स वाई थ्योरी किसने दी थी, मैकग्रेगर ने, एक्स भी वाई भी। जेड थ्योरी किसने दी थी, आउची ने, ठीक है, ये आउची ने। एमबीओ किसने दिया था, एमबीओ दिया था ब्रूकर ने, किसने दिया था ये, ब्रूकर ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है, कौन, एमबीओ, एम बी ओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।